आज हम लोगों को पढ़ने हैं ईथर के रासायनिक गुण। हमने लिख रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हम लोगों ने पिछली क्लास में भौतिक गुण और ईथरों को बनाने की विधियां पढ़ रखी थी। अभी आज स्टार्ट करेंगे कि ईथर किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करा सकता है। तो ईथर की अगर मैं रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ूं, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं ईथर पर होने वाली दहन अभिक्रिया को। अच्छा, अगर कभी ईथर पर दहन अभिक्रिया की बात करता है तो कोई भी ईथर आपको दे दिया जाए। मैंने एक ईथर का फॉर्मूला लिख रखा है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगर आप इसका दहन कराना चाहो तो किसी भी ईथर का दहन कराने के लिए उस ईथर पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है। और बेटा, ईथर जलने के पश्चात केवल दो प्रकार के यौगिकों को बनाता है, CO2 और H2O। और साथ में आप लिख सकते हो कि बहुत सारी हीट एनर्जी भी देता है। भाई, किसी पदार्थ को अगर आप जलाते हो तो जलाने में आपने इस बात को देखा कि पदार्थ जब भी जलता है वो हीट एनर्जी देता है। तो ईथर की अगर कभी भी रिएक्शन आ जाए, कोई भी ईथर आ जाए, तो आप यहाँ ईथर के उस फॉर्मूले को लिख दोगे, ऑक्सीजन गैस लिख दोगे और सामने उत्पाद में लिख दोगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और साथ में अगर बताना चाहते हो तो हम इस बात को बताएंगे कि बहुत सारी हीट भी मिलेगी। हाँ, अब ये बात एक अलग है, आप जिस भी ईथर को जलाना चाहें, आप ROR की जगह पर आप उस ईथर के सूत्र को लिख देना। बहुत ज्यादा करना चाहे ना तो इस ROR के हिसाब से अभिक्रिया को बैलेंस कर लेना। हम इसलिए नहीं किसी भी ईथर को लिख रहे हैं क्योंकि सारे ईथर A to Z जितने भी ईथर हैं वो जलने पर मात्र दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, CO2 और H2O। तो यहाँ ईथर कोई भी लिखा हो, उत्पाद में कभी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मैं चाहे एरोमेटिक ईथर लिख दूं तो भी उत्पाद में वही पदार्थ बनेंगे, एलिफैटिक ईथर लिख देंगे उत्पाद में वही पदार्थ बनेंगे, सममित ईथर भी लिख देने पर यही बनेगा, असममित ईथर भी लिख देने पर यही बनेगा। मैं क्या कहता हूं, ईथर का सबसे पहले यौगिक से लेकर सबसे लास्ट यौगिक तक दहन की अगर अभिक्रिया लिखते हो, आपको अभिक्रिया में यही पदार्थ बनते हुए नजर आएंगे। तो जब भी किसी ईथर कहे, आप ROR की जगह बस ईथर का फॉर्मूला लिख देना, अभिक्रिया आपकी कंप्लीट है। तो दहन अभिक्रिया को ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कभी कभी एक और क्वेश्चन आता है, कहता है ईथर की क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले रासायनिक गुण लिखने हैं। तो अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि आखिर हम कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हुए ईथर की क्षारीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो बेटा, मैं ईथर की क्षारीय प्रकृति का निर्धारण देखो कैसे करता हूं, इसको ध्यान देना है। हमारे यहाँ क्षारीय प्रकृति का अगर क्वेश्चन आता है तो एक ईथर पर पूछा जाता है जिसका नाम है डाई एथाइल ईथर। क्षारीय प्रकृति का निर्धारण अपने यहाँ जब भी क्वेश्चन अधिकतर आता है डाई एथिल ईथर पर आता है। अब डाई एथिल ईथर पर क्षारीय प्रकृति का निर्धारण करेंगे तो बेटा देखो, इसमें से कुछ बातें अपने पास से समझने लायक हैं। अगर डाई एथिल ईथर की प्रकृति क्षार की तरह है तो हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसी अम्ल से। और बेटा, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्षार अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त, या दूसरे शब्दों में अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है और एक लवण का निर्माण करता है। अगर डाई एथिल ईथर क्षारीय है तो ये भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा। तो मैंने क्षार अर्थात डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवानी है, तो मैंने एक अम्ल ले रखा है HCl। अच्छा, HCl अम्ल की अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए HCl को हम कहाँ पर घोलेंगे, जल में। तो आप अगर लिखना चाहो इस बात को तो हम लिख भी सकते हैं कि HCl जल में घुलेगा। ध्यान देने वाली बात है, दो बातों को अपना तैयार रखो। पहली बात तैयार रखो, ऑक्सीजन की बेटा संयोजकता होती है 2। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ने तो ये बॉन्ड बना लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ने ये बॉन्ड बना लिया होगा, अर्थात 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिए। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रखे हुए हैं। पहले क्षारीय नेचर की गणना कैसे कर सकते हैं? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस, और लुईस की संकल्पना के आधार पर
लुईस ने इस बात को बताया था कि अगर कोई भी पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अंग्रेजी में इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ। और हिंदी में कहते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। अनाबंधी का मतलब बॉन्ड न बनाने वाले, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और युग्म का मतलब जोड़ा। ये इलेक्ट्रॉनों के ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो जिस भी पदार्थ के केंद्रीय परमाणु पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है उसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय। तो लुईस के आधार पर पहली बात तो हम ये बता सकते हैं कि ये क्यों क्षारीय है, क्योंकि इसके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और दूसरा मैं एक और बात बताता हूं, अब हम इसकी अभिक्रिया करवा के बता देते हैं। तो दूसरी बात पर तुमको यह ध्यान रखना है, HCl को आप जैसे ही जल में घोलोगे H पॉजिटिव आयन में टूटेगा और Cl कैसा आयन में टूटेगा? निगेटिव। अब इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। H पॉजिटिव आयन का मतलब है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयन तो तब बनता है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या जाती है? कमी। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, लेकिन आप बिल्कुल जस्ट बगल में देख रहे थे कि ऑक्सीजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करके अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, जिससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की कमी समाप्त हो जाएगी। कैसे दे देगा इसको देखते हैं। भाई डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला था C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 और 2 लोन पेयर थे। अब उसका हुआ क्या कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हाइड्रोजन शीघ्रता से आया ऑक्सीजन के पास। अभी देखो मैं यहाँ पे प्लस आयन बना देता हूँ, प्लस आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। लेकिन शीघ्र ही इस ऑक्सीजन ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर किसको दे दिए? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को दिया और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर दिया? पूरा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो, इसी बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बनाया करते थे, तीर के निशान के साथ लिखते थे। बॉन्ड का नाम था उपसह संयोजक आबंध। लेकिन क्या हुआ ना, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंतर्गत अब इस बॉन्ड का कोई भी अर्थ नहीं है, आप इसकी जगह सिंगल ही बॉन्ड बनाते हो। लेकिन आप ऐसा बना सकते हो। अभी मॉडर्न केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि पुराना खत्म ही हो गया है केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री आप ये बॉन्ड नहीं भी बनाए तो चल सकता है, और बनाए तो भी चल सकता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास आ गई? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के में आए इलेक्ट्रॉन की उस कमी को मैं यहां से दिखाता हूं। यहां पॉजिटिव चार्ज लिखे देते हैं कि भाई ऑक्सीजन ने दे दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये वाला भाग क्लोरीन के निगेटिव चार्ज पार्ट को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण होगा। अब मैं बताता हूं इस कंपाउंड का नाम क्या है। एथाइल ग्रुप 2 बार है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसका नाम। 2 बार एथाइल ग्रुप होने की वजह से डाई एथाइल। ऑक्सीजन जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, इसका नाम है ऑक्सोनियम। और बेटा लास्ट में क्लोरीन लगा इसलिए मैंने नाम लिखा है क्लोराइड। देखो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बनाता है, या कोई भी, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करता, कोई भी पदार्थ जब पॉजिटिव चार्ज बनाता है नाम के लास्ट में EM जोड़ दिया जाता है। मैं बता देता हूं एक एग्जांपल। इसके सूत्र को जानते हो? अमोनिया कहते हैं। अमोनिया प्रोटॉन को ग्रहण करके NH4+ जैसे ही बनाता है, इसका नाम अमोनियम पढ़ देते हो। इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ये जैसे प्रोटॉन को जोड़कर H3O+ बनाता है, हाइड्रोनियम। एक और पदार्थ है फॉस्फीन PH3, ये जैसे H+ आयन कंटेन करता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इसका नाम हो जाता है फॉस्फोनियम। मैं क्या सोचता हूं, जब भी प्रोटॉन को ग्रहण करते हुए, H को ग्रहण करते हुए कोई पदार्थ पॉजिटिव आयन बनाता है, नाम के लास्ट में EM जोड़ देते हैं। इस बार ऑक्सीजन में जुड़ गया था पॉजिटिव H+ चार्ज, H+ चार्ज, देखो ये ऑक्सीजन में जुड़ गया तो भैया इसका नाम रख दिया हमने ऑक्सोनियम। थोड़ा सा एक और भी तरीका आप बता सकते हो बेटा, H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, या प्रोटॉन को H+ आयन भी कहते हैं।
एक और परिभाषा है, मैं बताता हूं, देखो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने दी थी। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है जो प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लेता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार वो पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है जो अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लेता है। देखो जरा, अब प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? H+ से। अभी H+ जो है वो ईथर से कैसा है? अलग। कुछ देर बाद H+ किसके साथ जुड़ गया? ईथर के साथ। इसका मतलब ईथर ने प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लिया। इस कारण से भी जो ईथर है वो कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय। लेकिन एक और बात याद रखना, वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं क्षारीय होते हैं, लेकिन वे पदार्थ भी जो प्रोटॉन को त्याग देते हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ये भी लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने बताया था। क्योंकि HCl ने प्रोटॉन त्यागा है, इसलिए HCl की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। इसको भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बेटा आप कंपाउंड बनाओगे। हाँ, इस अभिक्रिया को और भी अच्छा कंफर्म करने के लिए एक रासायनिक गुण और मैं लिख देता हूं। देखो, एक तो यह अभिक्रिया लिख कर आ जाओगे, और बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया को और मैं यही बता देता हूं, ताकि अगर आप ये वाली नहीं लिखोगे दूसरी लिख लोगे। हमने फिर से एक बार डाई एथाइल ईथर ले रखा है, और आप सभी को यह पता है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस बार अभिक्रिया मैं H2SO4 से कराऊंगा, और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो बेटा H2SO4 को मैं HHSO4 लिख देता हूं, क्योंकि जब आयन में टूटेगा तो H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाकी के बचे हुए HSO4 पर नेगेटिव चार्ज। अभिक्रिया को जल्दी से करवाते हैं, और वही होगा कि H पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, C2H5O C2H5, एक लोन पेयर देते हुए ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, टोटल पॉजिटिव चार्ज, लास्ट में लिखेंगे HSO4 नेगेटिव चार्ज। नाम भी कोई इसका पूछेगा तो देखो बेटा, डाई एथाइल, और इसके बाद ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सोनियम, और बेटा HSO4 को अगर पढ़ें तो इसको पढ़ते हैं बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस प्रकार से आप ईथर की क्षारीय प्रकृति को दिखाने वाली कम से कम 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को आसानी से लिख सकते हो, तो इसको ध्यान रखना है। एक और अभिक्रिया चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, हैलोजिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया को अगर कंप्लीट कराने की कोशिश की जाए, देखो हैलोजनीकरण अभिक्रिया को कैसे हम लोग सॉल्व करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कोई ईथर लेना होगा। अच्छा, इस पर ईथर लेने की बात आएगी तो मैं अभिक्रिया को देखो कुछ ऐसे लिखता हूं। हाँ, यहां से लिखा जाए, ईथर लिखेंगे C2H5O C2H5, और भैया डाई एथिल ईथर पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया को ध्यान रखना। डाई एथिल ईथर पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार से कंप्लीट होती है। पहले प्रकार से कंप्लीट होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ऊपर लिखेंगे, और बेटा दूसरे प्रकार से कंप्लीट होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम लोग लिखेंगे नीचे। अच्छा, ऊपर भी हमें क्लोरीन से अभिक्रिया करवानी है, लेकिन ये क्लोरीन होनी है अंधेरे में, डार्क में। अर्थात अंधेरे का मतलब जानते हो, प्रकाश की अनुपस्थिति में। जो पता लगा डार्क लिख दिया, अब तुम प्रकाश की अनुपस्थिति लिखा, तुम टेंशन में हो कि सर जी ने डार्क लिखा था, या यहाँ पे अभिक्रिया तो अलग टाइप की आ रही। प्रकाश की अनुपस्थिति में आप डार्क लिख सकते हो। और बेटा दूसरी अभिक्रिया होगी जब प्रकाश की उपस्थिति होगी, तो इसको लिख सकते हैं लाइट में। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर कभी अभिक्रिया आपके पास कंप्लीट करने के लिए आई, आप सबसे पहले डार्क और लाइट को देखोगे इस जगह। हाँ, लाइट की जगह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लिख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति लिख सकते हैं, या इस जगह प्रकाश से प्राप्त होने वाली फोटोनिक एनर्जी hν का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो भी इसका मतलब प्रकाश की उपस्थिति है। भैया अभिक्रिया को कंप्लीट कराते हैं, जब Cl2 अभिक्रिया करेगा, देखने वाली बात क्या है, उस समय 2Cl2 अभिक्रिया करेगा।
एक इसका H एक इसका H क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा तो बना लेगा 2HCl। अगर 2HCl बना लेगा, ध्यान देने वाली बात देखो, एक H यहां से चला गया, एक H यहां से चला गया, और H चले जाने से इसका भी H कम हो गया, इसका भी H कम हो गया। देखो बनेगा क्या, C2H4O C2H4, दोनों का H चला गया था ना Cl के साथ। अब सोचो Cl दो तो 4 थे यहां, दो तो यहां पहुंच गए, अभी 2 बचे हैं। उन दोनों Cl को इस गए हुए H की जगह पर लगाओ जहां से H हट गया है। इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइक्लोरो एथिल ईथर। अरे डाइक्लोरो का मतलब है 2 बार क्लोरीन लगाया गया है, किसके फॉर्मूले में? डाई एथिल ईथर के फॉर्मूले में। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की बात आएगी तो भैया इस बार क्लोरीन की अभिक्रिया करवानी है 10Cl2 से, मतलब क्लोरीन इतने ज्यादा रख लेने हैं, अब हाइड्रोजन छोड़ना ही नहीं है। 5 हाइड्रोजन इसके, 5 हाइड्रोजन इसके, 10 हाइड्रोजन, 10 Cl को लेकर अलग हो जाएंगे तो 10HCl। सोचने वाली बात है, यहां तो अभी 10 Cl बचे हैं लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो 5 Cl यहां, 5 Cl यहां लगा के हाइड्रोजन की जगह को भर दो। C2Cl5 सिंगल बॉन्ड O C2Cl5। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर कभी हाइड्रोजन में से सारे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिए जाएं तो सूत्र के नाम के आगे एक चीज बढ़ा देते हैं, परक्लोरो। परक्लोरो देखते ही हम जान जाते हैं कि हाइड्रोजन का नामो निशान खत्म कर दिया गया ईथर में से और हाइड्रोजन की जगह पे पूरे के पूरे क्लोरीन भर दिए गए हैं, परक्लोरो। और बेटा सूत्र किसका था? डाई एथिल ईथर का। तो मैं इसको लिखे भी देता हूं, डाई एथिल, इस सूत्र के नाम से ऐसे भी। डाई एथिल ईथर का मतलब डाई एथिल ईथर के फॉर्मूले को लेकर, परक्लोरो का मतलब सारे हाइड्रोजन हटके Cl लगा दिए गए हैं। तो यह अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया की ओर चलते हैं। तो अगली अभिक्रिया को पढ़ते हैं बेटा, लिखा है जल अपघटन। अगर आप ईथर का जल अपघटन कराते हैं या उसी को हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं तो क्या होता है? पहले अभिक्रिया देखो, देखते हैं। नॉर्मली हमारे पास एक ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये R कोई दूसरा ग्रुप हो और ये R कोई दूसरा ग्रुप हो। अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो फॉर्मूला अच्छा लिखा है, अगर ग्रुप डिफरेंट है तो इसको R' बना लेते हैं। अगर इसका जल अपघटन करवाओगे तो बेटा जल अपघटन के लिए आपको चाहिए होता है जल, और ये जल अपघटन होने वाला है H2SO4 की प्रेजेंस में। और H2SO4 की प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया होगी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जल ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक और देगा H और एक और देगा OH। अगर देगा तो देखो इधर पहले बनकर तैयार होगा ROH, फिर बनकर तैयार होगा R-OH। और बेटा जल ने तो अपनी अभिक्रिया कर ही ली थी, तो ये 2 पदार्थ बनकर तैयार होंगे। इस पर बेस्ड कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। जैसे इस पर बेस्ड पहली रासायनिक अभिक्रिया है, आपके पास डाइमेथिल ईथर है और आपको इसका करवाना है जल अपघटन। तो बेटा जल अपघटन के लिए आपको जल चाहिए किसकी उपस्थिति में? आप अगर लिखना चाहें तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख लें या H2SO4 भी लिख लें, कोई परेशानी नहीं है। जल अपघटन कैसे होगा कि बॉन्ड को ब्रेक करेगा, H एक तरफ जुड़ जाएगा, OH दूसरी तरफ जुड़ जाएगा, और बेटा यहां भी CH3OH, यहां पर भी CH3OH। तो आपके पास बनकर तैयार होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH। इन्हीं में से एक रासायनिक अभिक्रिया को और दिखा सकते हैं। देखो बेटा इसके आगे मैं रासायनिक अभिक्रिया लिखे देता हूं। मैं क्या सोचता हूं, दूसरी अभिक्रिया को यहां स्टार बना के लिखे देते हैं। इस बार मैंने ईथर को बदल दिया है, मैंने ईथर लिया है इस बार असममित। असममित ईथर पर भी तो देख लें। और इस बार भी बेटा हम लोगों को अभिक्रिया करवानी है जल अपघटन, जिसमें से जल की अभिक्रिया होगी और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। बेटा बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ OH। इस बार देखो असममित ईथर में दोनों ओर बनने वाले पदार्थ अलग अलग हैं। CH3OH लेफ्ट पे बनेगा
और बेटा राइट साइड पर बनकर तैयार होगा C2H5OH। तो ये दो अलग अलग प्रकार के अल्कोहलों को बनाकर तैयार करेगा। तो इस बात को आपको याद रखनी है। एक और बात ध्यान देने वाले हैं, देखो अगली अभिक्रिया है गर्म H2SO4 से क्रिया। अगर H2SO4 को गर्म करके आप रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, या बेटा इसी अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, निर्जलीकरण। अगर निर्जलीकरण भी कह दे तो भैया आप परेशान नहीं होना है आपको। ईथर के निर्जलीकरण के सबसे पहले व्यापक समीकरण लिख के दिखाते हैं। यहाँ एक ईथर का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब H2SO4 से अभिक्रिया करवानी है तो भैया H2SO4 को हम तीर के निशान के ऊपर लिखे देते हैं। देखो आपको इससे अभिक्रिया करवानी है, तरीका देख लेना, गड़बड़ मत करना, और नहीं तो फिर क्या है अभिक्रिया पे दिमाग खराब होने लगता है और समझ में कम आता है, तो वो वाला नंबर ही ना आए। क्योंकि सममित ईथर है तो अच्छा दिखेगा, असममित है तो ये R डैश बन जाएगा। अब मैंने क्या कर रखे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कर रखे हैं। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुए आप लोगों को उसी समय खुश हो जाना चाहिए कि अभिक्रिया ठीक है, अब समझ में आ जाने वाली है। H2SO4 को देखो कैसे लिखेंगे, HSO4। भाई H2SO4 हो गया ना। अच्छा देखो और भी लिखेंगे HSO4। कोई परेशानी तो नहीं है तुम लोगों को, या फिर ऐसे में लिख दूं HSO4। अच्छा उसमें से होगा क्या बेटा, लेफ्ट पे देखना RHSO4। तो पहला पदार्थ बनेगा RHSO4। बेटा मैं दूसरा पदार्थ राइट से उठाऊंगा तो बनेगा R-HSO4, और मैं बेटा बीच में से पदार्थ को ले जाऊंगा H2O। अच्छा इस रासायनिक अभिक्रिया में क्योंकि जल को अलग कर दिया गया है इसीलिए इसका नाम है निर्जलीकरण। अब इस पर बेस्ड एक रासायनिक अभिक्रिया तो देख ही लेते हैं कम से कम। तो भैया उस पर बेस्ड रासायनिक अभिक्रिया को हम यहां पर लिख के तुम्हें दिखाएंगे। हमने एक ईथर ले रखा है, ये देखो असममित ईथर है। असममित ईथर में से अब हमको निर्जलीकरण करवाना है, और आप जानते हैं निर्जलीकरण होता है H2SO4 के थ्रू। कैसे लिखेंगे कि दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और दोनों ही बॉन्ड अगर ब्रेक हुए तो देखो HSO4 HSO4। बेटा और भी थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, यहां पर पहला पदार्थ बनेगा CH3HSO4, दूसरा पदार्थ बनेगा C2H5HSO4, और तीसरा पदार्थ बनेगा जल। हाँ अभिक्रिया में से एक और परिवर्तन हो सकता है, एक अभिक्रिया और इसी में से लिखी जा सकती है। तो H2SO4 की प्रेजेंस में वो भी अभिक्रिया होती है, लेकिन देखो अब अभिक्रिया को लिखेंगे हम उच्च ताप पर। बेटा उच्च ताप पर निर्जलीकरण को अभिक्रिया को करवाते हो, देखो कैसे याद रखना है तुमको। हमने एक अभिक्रिया में से एक पदार्थ ले रखा है डाई एथाइल ईथर, और बेटा H2SO4 की प्रेजेंस में इसका भी निर्जलीकरण होना है, बशर्ते इस बार हमने पदार्थ को क्या कर रखा है, गर्म। अगर आप टेम्परेचर को और भी अच्छा जानना चाहते हो तो भैया इस डेल्टा के साइन को हटाते हैं और लिखते हैं 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो टेम्परेचर नहीं आता, डेल्टा का निशान लगाओ, सारे काम एक साथ बना डालो। होगा कैसे कि ये H O को लेके अलग हो जाएगा, H O को लेके अलग होगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है, पहला पदार्थ तो बनेगा जल, दूसरा क्या बनेगा उसको देखो। देखो इधर बचेगा C2H4, C2H4। अच्छा यार ये बताओ, यहां पे भी तो H निकल गया था, तो यहां भी C2H4 बनेगा। तो मैं दो बार C2H4 लिखूं या मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H4 लिख लूं? और इसको जानते हो आप क्या कहते हो, एथीन, या बेटा इसी का एक और नाम है
एथाइलिन या एथिलीन गैस। और इसका जानते हो प्रयोग कहाँ है? कच्चे फलों को पकाने में। जो अच्छे कोटि के, उच्च कोटि के फलों को पकाने की विधि है वो एथिलीन गैस से ही पकाए जाते हैं फलों को। और एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, अभी नेक्स्ट रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं और अगली रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं। और अगली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए HI से क्रिया। अच्छा, क्या मैं बोलता हूं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल पर बेस्ड कई रिएक्शन थी, HI पर भी बेस्ड 2 रिएक्शन है, दोनों को पढ़ते हैं और भैया अपना काम निकालते हैं। देखो कैसे काम निकालते हैं, इसको गड़बड़ मत कर रखना। मेरे पास एक ईथर है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इस पर HI की 2 प्रकार से अभिक्रियाएं होनी हैं। और क्योंकि HI पर 2 प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होनी है, देखो दोनों को ध्यान से। पहली बार ठंडे HI से क्रिया होनी है और दूसरी बार, तभी बच्चे सब समझ गए होंगे, अब HI कैसा रखना है? गर्म। अब ठंडे वाले HI पर गर्म की रिएक्शन नहीं लिखना है और गर्म वाले HI पर ठंडे की रिएक्शन नहीं लिखना है। लिखना कैसे? ध्यान से देखना इसको। अब मैं क्या सोचता हूं, देखो ऐसा कर लेते हैं। कैसा करते हैं? ऊपर दिखाते हैं ठंडे वाले की अभिक्रिया, नीचे दिखाते हैं गर्म वाले की। ठंडे HI की अभिक्रिया करोगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, I इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा, ठीक है। अब नीचे क्योंकि तो क्या बनेगा, पहले इसको तो देख लें। पहला बनेगा ROH, ROH और बेटा दूसरा ध्यान से देखोगे R डैश I, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, गर्म HI हुआ। अब गर्म HI की खासियत, विशेषता, लक्षण ये होता है, ये HI बॉन्ड को तोड़ने में और अधिक मात्रा में अभिक्रिया करने में सक्षम है। क्योंकि गर्म करने से HI के खुद के बॉन्ड टूटते हैं और जब ये इसके खुद के बॉन्ड टूटते हैं तो ये दूसरे के भी ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करता है। भाई जिसका बॉन्ड टूटा वो हो गया स्वतंत्र, और स्वतंत्र व्यक्ति को किसी चीज का बंधन नहीं है। और जब किसी चीज का बंधन नहीं है तो वो दूसरे के भी बॉन्ड बहुत अच्छी तरह से तोड़ता है। ध्यान दे देना, ये इस बॉन्ड को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ेगा। अब कहोगे सर जी इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो कैसे करवाओगे रिएक्शन? भैया इधर I मिलेगा, इधर H मिलेगा, वैसे इधर I मिलेगा, इधर H मिलेगा। तो ऊपर बॉन्ड टूटने का तरीका ठंडे HI के द्वारा, नीचे बॉन्ड टूटने का तरीका गर्म HI के द्वारा। अच्छा बताओ, R के साथ I जुड़ेगा, RI, फिर R डैश के साथ I जुड़ेगा तो दूसरा कंपाउंड है R डैश I। और बेटा तीसरा पदार्थ अगर देखा जाए तो ये बीच में से निकल कर आएगा जल, तो जल को लिखेंगे H2O। हाँ, जब अगर इतनी चीजें पढ़ी हैं तो एक अभिक्रिया तो कम से कम पढ़ ही ली जाए। तो भैया मैं अभिक्रिया को आपको पढ़ाता हूं, स्टार लगा देता हूं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के कारण। अब मैंने ईथर की जगह पर लिखा है डाई एथिल ईथर को, C2H5O। बेटा ध्यान से देखना, ऊपर की ओर ठंडे HI के थ्रू बॉन्ड टूटेगा और नीचे की ओर गर्म HI के थ्रू बॉन्ड टूटेगा। तो ठंडे HI वाली अभिक्रिया को यहां और गर्म HI वाली अभिक्रिया यहां। तो मैं लिख दूं यहां पर कि यहां पर HI रहना है ठंडा और बेटा यहां HI रखना है आपको गर्म। अच्छा पहले ठंडे वाले के हिसाब से बॉन्ड तोड़ो, ऊपर बॉन्ड टूटेगा, यहां मिलेगा I, यहां दोगे H, क्या बनेगा पहला पदार्थ? C2H5OH और दूसरा पदार्थ बनेगा C2H5I। लेकिन तभी तुमको एक बात और पता है कि गर्म HI भी तो रिएक्शन करता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा। देखो IH या HI, सबसे पहले C2H5I, फिर से C2H5I। आप लिख सकते हो 2 मोल ऑफ C2H5I और बेटा साथ में इस बार बीच वाले भाग से टूटा हुआ आपको क्या लिखना है? जल। तो इस प्रकार से आप किसी ईथर पर HI की गर्म और ठंडे वाली अवस्थाओं पर दिखा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी अभिक्रिया को लिखने में आपको स्वयं में कोई परेशानी नहीं पड़नी है।
नेक्स्ट नंबर लिखते हैं एक और चीज, अगली रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं। लिखा है CH3CO Cl से क्रिया, इसको एथेनॉइल क्लोराइड या एसीटिल क्लोराइड कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इसको एथेनॉइल क्लोराइड या एसीटिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, याद रखना इसके नाम को। अब इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है डाई एथिल ईथर से, तो डाई एथिल ईथर को पहले लिख लेते हैं, कोई भी ईथर लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं ROR डैश। बेटा इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है CH3COCl से। देखो याद रखना तरीका इसका, गड़बड़ मत कर देना। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे इसको ध्यान रखना। Cl को लिख देंगे एक साइड पर, और OR डैश वाले पार्ट पे लिख देंगे CH3CO को। अब देखो पदार्थ कैसे बनता है, R के साथ Cl हो गया, ये पहला पदार्थ है। दूसरा हो गया CH3COO डैश, CH3COO डैश। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अभिक्रिया करवा के दिखाता हूं। एक काम और कर सकते हो, इसका नाम लिख लेना बेटा, एथाइल आयोडाइड। अच्छा इसका नाम क्यों नहीं लिख रहे, इसका नाम तो पहले से आता है, एथाइल एल्कोहल, एथेनॉल, शराब वाला एल्कोहल, कुछ भी बोल सकते हो उसका नाम। अब एक काम कर लेते हैं, एक अभिक्रिया लिख भी तो ले पर्टिकुलर फॉर्म पे भी, तो एक ईथर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने ईथर लिख रखा है CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा इस पर अभिक्रिया आपको करवानी है एसीटिल क्लोराइड अर्थात COCl की। बेटा अभिक्रिया करोगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ मिलेगा Cl और इधर की तरफ मिलेगा CH3CO। ध्यान क्या रखोगे, CH3Cl पहला पदार्थ बना, और बेटा दूसरा पदार्थ आपके पास बन के तैयार हुआ CH3COOCH3। अच्छा इस पदार्थ का नाम कोई पूछेगा, इस पदार्थ का नाम है मेथाइल, और क्लोरीन की वजह से नाम को खत्म करेंगे क्लोराइड पर। इसका नाम पूछना है। देखो इस पदार्थ का नाम तो दो भागों में पढ़ो, ये भाग पहले और ये वाला भाग बाद में। इस वाले भाग का नाम अगर कोई पूछे तो CH3 के कारण मिथाइल, देखो यहाँ पे भी था तो मिथाइल। और बेटा जरा इसको देखो, ये एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए नाम को समाप्त करेंगे एसीटेट पर। तो इस प्रकार से आप नामों को आसानी से पढ़ सकते हो। इसको जल्दी से नोट करें, और भी तो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको भी निपटाते हैं जल्दी से। कि अगले नंबर पे हमें पढ़ना है PCl5 से क्रिया। अच्छा PCl5 से क्रिया का मतलब है, इसको तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। अभिक्रिया करवाने का तरीका देखो, ये मेरे पास ईथर है, R डैश तो बना डालो। अभिक्रिया करवानी है PCl5 से। बेटा देखो कैसे करना है, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। Cl 5 है तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, P और 3 Cl बीच में बचेंगे। भाई PCl5 में से 5 में से 2 तो यहाँ खर्च कर लीजिए, बाकी P और 3 Cl बचा यहाँ लिख दो। सबसे पहला पदार्थ बनेगा R सिंगल बॉन्ड Cl, दूसरा पदार्थ बनेगा R डैश सिंगल बॉन्ड Cl, और तीसरा पदार्थ बनकर तैयार होगा POCl3। आप इसका नाम ना लिखना चाहे तो मत लिखें, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ना लिखना चाहे छोड़ाएं इसको। अभी आ जाते हैं, क्या कोई ईथर है जिस पर हम ऐसी रिएक्शन को दिखा सकते हैं? बिल्कुल है हमारे पास पहला ईथर, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। और बेटा अभिक्रिया आपको करवानी थी PCl5 की। जैसे अभिक्रिया करवाओगे बॉन्ड टूटेगा। तरीका आपको पता था कि एक Cl यहाँ दिया गया, एक Cl यहाँ, और बीच वाले भाग पर दिया गया P के साथ 3 Cl को। पहला पदार्थ बना CH3Cl। बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, लास्ट में भी तो CH3Cl ही बनेगा। तो मैं क्या, या तो मैं CH3Cl बगल में लिख लूँ, या हम 2 CH3Cl लिख दें। और बेटा एक और पदार्थ बनेगा POCl3, क्योंकि POCl3 साइड प्रोडक्ट है। इच्छा हो आप लिखें, ना मन हो ना लिखें, इसे तीर के निशान के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम जरूर बनाना।
नाम कैसे बनाएंगे, मेथाइल लिखेंगे और Cl के कारण यहां क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ये हो गया अभिक्रिया PCl5 से। एक अभिक्रिया और से ध्यान रखनी है और यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। मैं क्या बोलता हूं, इस अभिक्रिया को भी जल्दी से कभी मत भूलना और इसमें भी याद रखना कि अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कैटालिस्ट उत्प्रेरक क्या लगेगा, उत्प्रेरक लगेगा BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मिक्सचर। ये प्रयोग में आएगा एज ए कैटालिस्ट। अभिक्रिया कैसे होगी कि आपके पास एक ईथर है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, आपने उसको अभिक्रिया करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और भी अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक तो आप जानते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड एंड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट। जैसे अभिक्रिया होगी बस CO को बीच में सेट कर देना है, और CO को जैसे ही बीच में सेट करोगे, देखो R लिखा है, बीच में CO को सेट किया, एक O और इसके पास स्वयं था और लास्ट में R, RCOOR बनेगा। तो इस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। देखो स्टार लगाकर मैं एक अभिक्रिया यहां लिखाई देता हूं, इसी बेसिस पर यहां अभिक्रिया R की जगह पर मैंने लिख रखा है CH3O और R डैश की जगह मैंने थोड़ा सा बदलाव कर रखे हैं C2H5, मैंने बदल दिया। अब इस पर अभिक्रिया बेटा किसकी होनी है, CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो देखो आप इसको ऐसे लिख लो, तीर के निशान के ऊपर बोरान के साथ ट्राइफ्लोराइड और मरकरी के ऑक्साइड का जो पेस्ट है वो यूज कर लेंगे। और बेटा मैं क्या कह रहा था, CO को बीच में रख दो आके, बनेगा CH3COO C2H5। नाम कोई पढ़ेगा, दो भागों में नाम पढ़ो, पहला ये वाला भाग एथाइल, और फिर ये देखो एसिटिक अम्ल से टूटा भाग है एसीटेट। एक और काम करते हैं, दूसरा नाम भी पढ़ देते हैं एथिल। और बेटा CH3COO, H को एक अम्ल और कहते हैं एथनोइक अम्ल। अगर एथनोइक अम्ल से टूटा हुआ भाग मानेंगे एथनोइक अम्ल को, ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग था इसलिए एसीटेट, और उसी को एथेनोइक अम्ल से भी टूटा हुआ भाग मान सकते हैं एथेनोएट। एथेनोएट। तो भैया दो नाम है। अंतिम रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं जो ईथर में से हम लोगों को पढ़ लेनी है। यह अभिक्रिया तो बहुत बार आई है लेकिन ईथर में हम पहली बार पढ़ रहे हैं। एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, यह अभिक्रिया तो ईथर में पहली बार आई है। और एसिड एनहाइड्राइड के अभिक्रिया का तरीका सीख लो भैया। एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड COO। अरे मैं R यहां लिख दूंगा तो ईथर में फिर R नहीं लिख पाएंगे, तो हम R यहीं लिखे देते हैं। सूत्र देखने से तो बहुत अच्छा लगता है। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, लिख भी नहीं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसकी बेटा अभिक्रिया करवानी है ईथर से। देखो और समझो इसको, ईथर की अभिक्रिया कैसे होनी है। एसिटिक एनहाइड्राइड की ईथर से अभिक्रिया होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आपको जोड़ना कैसे, देखो इसके पास तो अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो इतना भाग ऊपर वाला अलग, नीचे वाला भाग अलग। अच्छा ध्यान से देखो, नीचे वाले भाग पर एक ऑक्सीजन है और ऊपर वाले भाग पर दो ऑक्सीजन है। तो ग्रुप को कुछ ऐसा जोड़ो, ऊपर वाले पर भी दो ऑक्सीजन हो जाएं, नीचे वाले पे। तो अच्छा नीचे वाले पर एक ऑक्सीजन, तो इस पर जोड़ दो किसको, OR को। ऊपर वाले पर दो O पहले से हैं तो केवल और केवल किसको जोड़ो, R डैश को। फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COOR डैश।
और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COOR। बस इतनी ही बात तो आप लोगों को समझनी है। आप बॉन्ड ऐसी ही जगह से ब्रेक करें कि जिधर ऑक्सीजन के एटम कम हो वहां ऑक्सीजन के एटम को बढ़ाकर बैलेंस करना है आपको। तो मैंने देखा कि जिधर की ओर एक ऑक्सीजन था उधर OR को जोड़ दिया, और जिधर की ओर ऑक्सीजन थे 2 वहां केवल R' को कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से विक्रिया हो गई। हाँ, एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख लेते हैं और यह विक्रिया हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम अभिकारक लिख देंगे, उत्पाद आप लोग खुद बनाकर तैयार करोगे इसको। जैसे मैंने एसीटिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को लिखा, ये एसीटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, और बेटा ईथर में से मैंने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। अब देखो आपको यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करना है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करना है। अरे ये बॉन्ड ना ब्रेक करना चाहो तो लास्ट वाला ये बॉन्ड ब्रेक कर लो अगर आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि मैंने पहली विक्रिया में ये बॉन्ड ब्रेक करना। आपको एटम्स के ग्रुप को ऐसा अटैच करना है जैसा कि पिछली बार अरेंज किया गया था, और आपके पास 2 फॉर्मूले बनेंगे। नाम भी बता दूं, वो फॉर्मूले होंगे मेथिल एसीटेट या मिथाइल एथनोइड। कंप्लीट करोगे, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। कुछ उपयोग हैं ईथर को, उनको मैं लिख के दिखा देता हूं। अब पढ़ेंगे हम लोग कि उपयोग क्या है आखिर ईथर के। तो देखो ईथर के कुछ बहुत ही अच्छे उपयोग हम लोगों ने लिख रखे हैं। पहला तो ईथर का प्रयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक जानते हो ना, बेहोशी लाने के लिए। मैंने बताया भी था इसके लिए कि बेहोशी लाने में ईथर का प्रयोग करते हैं। वैसे एक मिश्रण का मैं नाम लिखे देता हूं, इसको तैयार रख सकते हो, कर लेना। 70% क्लोरोफॉर्म और 30% ईथर के मिश्रण को बेहोशी के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है शल्य चिकित्सालयों में। तो अगर आप इसको तैयार कर सकते हो करिए, जबरदस्ती नहीं है इसके लिए। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कार्बनिक विलायक। विलायक जानते हो ना, अर्थात बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ ईथर में घोले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ तभी ईथर में घोले जा सकते हैं जब ईथर द्रव की अवस्था में है। यदि ईथर गैस की अवस्था में है, क्योंकि कुछ ईथर गैसीय भी होते हैं, तब आप कार्बनिक यौगिकों को ईथर पे नहीं घोल सकते। लेकिन जैसे ही ईथर द्रव की अवस्था में आता है, आप कार्बनिक पदार्थों को ईथर में घोल सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा कार्बनिक विलायक के रूप में। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है सुगंधियों के निर्माण में, अर्थात सेंट, अच्छी सुगंध वाले पदार्थों के निर्माण में भी ईथरों का प्रयोग करते हैं। और एक बात तो ये माननी होगी तुम लोगों को, नहीं मानते हो तो मान जाओ कि सेंट या सुगंधियां 2 प्रकार की होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो प्राकृतिक सेंट या सुगंधियां सबके पास अवेलेबल हो जाए ये बहुत कठिन है, क्योंकि प्राकृतिक को बनाया जाता है फूलों के रस से। और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी के पास प्राकृतिक सेंट होना अपने आप में कठिनाई है। इतने अधिक फूलों को हम सेंट के लिए प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि फूलों का अपना अलग अलग भी काम है। लेकिन कृत्रिम रूप से सेंट को बहुत अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर आपको सुगंधियाँ मिलते हैं, सारे के सारे अधिकांशतः कृत्रिम रूप से ही बनाए गए मिलते हैं। प्राकृतिक तो महंगा भी पड़ता है और मैंने बताया मिलता भी बहुत कम है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। कहता है एथिलीन के निर्माण में। हाँ, हमने बनाया भी था एथिलीन, निर्जलीकरण विक्रिया में लिखा गया था एथिलीन। और एक बार ध्यान रखनी है इस बात को कि एथिलीन करता क्या है, कच्चे फलों को पकाता है। वैसे तो एक व्यक्ति लोग और बोलते हैं, कहते हैं कार्बेट एक केमिकल आता है, उसको लिक्विड टाइप बनाकर फलों पर छिड़काव कर लेते हैं, वो इतना हीट जनरेट करता है फलों के अंदर कि फल पक जाते हैं। लेकिन उच्च कोटि के फलों को पकाने के लिए, अच्छे रूप से पकाने के लिए आप एथिलीन गैस द्वारा कच्चे फलों को पकाते हैं। कार्बेट में एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप फलों को पकाते हैं फलों की सरफेस पर ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, ब्राउन कलर के। और आप जानते हैं ये स्पॉट बहुत खतरनाक हैं, ये मनुष्य को बीमार भी कर सकते हैं।
लेकिन एथिलीन गैस से पकाए गए फलों पर इस प्रकार के कोई भी स्पॉट देखने को नहीं मिलते हैं और ये पकाने की अच्छी प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इसको तो हमेशा के लिए ध्यान रखो, क्या याद रखो कि ईथर और एल्कोहल के मिश्रण को लिया जाए या ईथर में से एल्कोहल को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है बिल्कुल पेट्रोल के समान फ्यूल। मैंने लिख रखा है पेट्रोल के समान फ्यूल बन जाता है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह यूज में आता है। तो अगर आपकी गाड़ियों में कहीं पर भी पेट्रोल ना यूज कर सके तो आप किसका किसका मिश्रण ले लें, एल्कोहल और ईथर का। एल्कोहल और ईथर के मिश्रण को मोटर बाइकों में, वाहनों में डाला जा सकता है। हाँ, एक बात और पूछी जा सकती है कि सर एल्कोहल और ईथर के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो याद रखना इस मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रेलाइट। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ईथर को भैया हम लोगों ने पढ़ रखा है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल जब हम लोग लेंगे तो हमारे यहाँ ईथर में से एक यौगिक है डाई एथाइल ईथर या डाई एथिल ईथर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।